हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे। देखिए दोस्तों, इस चैनल के ऊपर रीट 2025 प्री और मेंस की जो तैयारी है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। उसी श्रृंखला में शिक्षा मनोविज्ञान में एक टॉपिक चल रहा था। पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का, जो कि टॉपिक था अधिगम। तो अधिगम का थोड़ा ब्रीफ, मतलब बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने बता दिया था कि अधिगम क्या होता है, अधिगम के सोपान क्या है, अधिगम की जो परिभाषाएं क्या होती हैं। जो जो स्टूडेंट पहले वाला वीडियो, मतलब जो फर्स्ट जो वीडियो है नहीं देखे हैं, तो आप जाके वो वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में कि अधिगम। तो अधिगम में हम पढ़ते हैं अधिगम के नियम। अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। अधिगम के नियम यानी कि सीखने के नियम, सरल भाषा में बोले तो सीखने के नियम। तो ध्यान देना दोस्तों, 1913 के अंदर, 1913 ईस्वी में अमेरिकी मनोविज्ञानी थे थॉर्नडाइक। अमेरिकी मनोविज्ञानी कौन थे? थॉर्नडाइक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या था भाई? एडुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। पुस्तक कौन सी थी? शिक्षा मनोविज्ञान। एडुकेशनल साइकोलॉजी बोल दो। इस बुक के अंदर थॉर्नडाइक ने 1913 में अधिगम के नियम बताए, कुछ नियम बताए। तो उन नियमों में ध्यान देना कि थॉर्नडाइक ने क्या बताए भाई? तीन तो मुख्य नियम बता दिए अधिगम के, और पांच है, पांच गौण नियम बताए। हालांकि इन्होंने चार उपनियम भी दिए थे। तो आपको मुख्य रूप से ये तो याद रखना ही है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम दिए भाई? तीन तो मुख्य नियम दिए, और जो गौण नियम है वो कितने दिए? पांच दिए। तो मुख्य नियम क्या है? जो मेन लॉ ऑफ लर्निंग है वो कितने हैं? तीन। जो किसके द्वारा दिए गए? थॉर्नडाइक के द्वारा। और कौन सी पुस्तक में दी गई? शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी में उन्होंने 1913 में ऐसी बात लिखी थी। अब पांच गौण नियम कौन से हैं और तीन मुख्य नियम कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से। और उनके रिगार्डिंग बहुत सारे जो प्रश्न है एग्जाम में बनते हैं, रीट प्री के अंदर और रीट मेंस में। और यहाँ पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत बार एग्जाम से पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हम अधिगम के नियमों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने बताया आपको अधिगम के कितने नियम होते हैं, जो कि तीन तो मुख्य नियम है और पांच गौण नियम है। और जो दिए गए थे किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो वो तीन कौन कौन से मुख्य नियम हैं वो विस्तार से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो नियम है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, या इसको बोल सकते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं मानसिक क्रिया का नियम भी बोलते हैं वैसे। ये वुडवर्थ ने बोला था, हालांकि इन्होंने नहीं बोला था, थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम। अब देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम में क्या कि अगर इंसान
जितना तत्पर होगा, मतलब तत्परता से क्या है, सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तत्परता से या रेडीनेस से क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है। अब इस नियम के अनुसार क्या कर सकते हैं भाई, किसी व्यक्ति में जिज्ञासा, रुचि, जिज्ञासा या रुचि पैदा कर सकते हैं। आपको पूछ ले कि अधिगम के कौन से नियम के अनुसार अधिगमकर्ता में जिज्ञासा या रुचि पैदा होती है, तो कौन सा नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम कहा जाता है। तत्परता क्या है, मैंने बताया कि ये क्या, तत्परता अधिगमकर्ता में अधिगम की गति को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है। क्या कर देती है, फास्ट कर देती है। या बोल सकते हैं तत्परता क्या है, अधिगमकर्ता को अधिगमकर्ता को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार कर देती है, रूप से अधिगम के लिए तैयार कर देती है। तत्परता क्या करती है, या बोल सकते हैं अधिगम करता यदि शारीरिक व मानसिक रूप से अधिगम के लिए तैयार है, इसका मतलब वो क्या है, तत्पर है। इसका मतलब वो क्या है, ही और सी इज रेडी फॉर लर्निंग, मतलब वो सीखने के लिए क्या हो गया भाई, तैयार हो गए, वो सीखने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका कुछ एग्जाम्पल के रूप में बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा पूछा जाता है कुछ एग्जाम्पल्स, लॉ ऑफ रेडीनेस के एग्जाम्पल्स के रूप में कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखिए, एक प्रश्न बनता है, घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। अब ध्यान देना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, एज इट इज आता है कि घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो उसमें किसकी कमी है, किसकी कमी है भाई, तत्परता की कमी है। किसकी कमी है, तत्परता की कमी है, अर्थात जिज्ञासा या रुचि की कमी है। ठीक है, अर्थात जिज्ञासा या रुचि की कमी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, जिज्ञासा या रुचि की कमी है, या ध्यान की कमी है, रुचि की जगह ये भी बोल सकते हो, ध्यान की कमी है। ठीक है, रुचि मान लो, जिज्ञासा मान लो, या ध्यान मान लो। एक एग्जांपल और ले लो, किसी को किसी को गुलाब देकर गुलाब देकर प्रस्ताव प्रेम का प्रस्ताव रखा जा सकता है, प्रेम का प्रस्ताव रखा जा सकता है, लेकिन उसे प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे प्रेम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि जो
मुख्य नियम है। मुख्य नियम कितने बताए मैंने? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए हुए अधिगम के 3। उसमें जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम, ठीक है? या इसे बोला जाता है लॉ ऑफ प्रिपरेशन भी बोला जाता है, तैयारी का नियम। लेकिन ये जो तैयारी का जो नियम शब्द है, ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। तैयारी का नियम, ये शब्द इन्होंने नहीं दिया था, ये शब्द दिया था वुडवर्थ ने। किसने दिया? वुडवर्थ ने। ध्यान देना। हालांकि यही है बात इसका, लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का जो मतलब यही है, तैयारी का नियम, कि सीखने के लिए तैयार होना। अब सीखने के लिए इंसान कब तैयार होगा? जब उसमें जिज्ञासा होगी, रुचि होगी, या ध्यान केंद्रित होगा। ध्यान का केंद्रित होना, ठीक है, ध्यान का केंद्रित होना। तो यही बात है, ठीक है। लेकिन अगर थॉर्नडाइक की बात करें, तो थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता यही नाम दिया था, जिसके द्वारा अधिगमकर्ता में जिज्ञासा या रुचि पैदा होती है, या फिर ध्यान केंद्रित होता है। किसके लिए? अधिगम के लिए या सीखने के लिए, ठीक है। ये तो पता लग गया होगा। और कैसे भी घुमा के प्रश्न बना देगा। या अधिगमकर्ता अधिगम के लिए अपने आप को तैयार करता है मानसिक रूप से, या अपने ध्यान को केंद्रित करता है, या फिर रुचि रखता है सीखने के लिए, या फिर जिज्ञासा रखता है, तो अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित है? इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो वो कौन सा है भाई? लॉ ऑफ रेडीनेस है, तत्परता का नियम है, ठीक है। अब देखो, हाँ, इसमें अधिगम करता क्या है? शारीरिक व मानसिक रूप से अधिगम के लिए तैयार होता ही है। घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, जबरदस्ती पकड़ के ले जाओ आप। घोड़े को पकड़ लिया आपने, चल चल बेटा चल। अब उसको ले गए तालाब के पास में, जबरदस्ती, चल पानी पी ले, ले बेटा पानी पी ले, पी ले, पी ले, नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो तैयार ही नहीं है, उसकी रुचि नहीं है पानी पीने में, उसकी जिज्ञासा ही नहीं है। आप ले तो गए उसको, सोर्स के पास में ले गए जहाँ पानी था, सब कुछ है। अगर आप किसी व्यक्ति को, इस बात से आप समझो, किसी व्यक्ति को कितनी भी फैसिलिटीज दे दो, अगर उसके आंतरिक, अगर मन में उसके जिज्ञासा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो वो कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। यही है। तो घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर जिज्ञासा है, रुचि है, तो वो पानी पिएगा, अदरवाइज नहीं पिएगा। ऐसे देख लो, किसी को गुलाब देकर आप प्रेम का प्रस्ताव तो रख सकते हो, लव प्रपोजल तो रख सकते हो, लेकिन अगले वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके प्रेम, अगले वाले को आप बाध्य नहीं कर सकते कि वो आपको प्रेम करे ही। आप गुलाब देकर उसको अपना प्रपोजल तो रख सकते हो वहाँ पे। आपने किसी को प्रपोज किया लव के लिए, गुलाब भी दे दिया आपने, ठीक है, लेकिन आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि वो अगला भी आपको प्रेम करे। क्यों? क्योंकि अगर उसमें जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है, या ध्यान केंद्रित नहीं है आपके ऊपर, तो वो प्यार ही नहीं करेगा। अगर जिज्ञासा है, रुचि है, ध्यान केंद्रित है, तो आपको प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है? वो तत्पर है। समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? फर्स्ट लॉ है किसके, किसका है? अधिगम का। किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा का सारा ओवरऑल लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ते हैं अभी। सेकंड जो लॉ है लर्निंग का, अधिगम का, जो दूसरा मुख्य नियम है, वो कौन सा है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे अभ्यास का नियम भी कहा जाता है, या फिर श्रम का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, पहला क्या है? अगर किसी व्यक्ति में रुचि या जिज्ञासा होगी, तो ही वो क्या, अधिगम के लिए तैयार होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, तत्परता का। दूसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम या श्रम का नियम। तो मनुष्य अभ्यास के द्वारा अधिगम करता है, या मनुष्य अभ्यास के द्वारा सीख सकता है। मनुष्य अभ्यास के द्वारा क्या है? सीखता है। 100% है। एक्सरसाइज जितना करता है उतना ही इफेक्टिव होता है।
और यही अपने ऊपर भी लागू होता है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ लेता है, उसके बाद में एक्सरसाइज़ का मतलब जितने पेपर सेट निकालता है वो, चाहे रीट का मान लो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको क्या है एग्ज़ाम रिलेटेड मॉक टेस्ट वग़ैरह देने होते हैं। उससे क्या है अपना अपने आप को वो मतलब स्वमूल्यांकन कर पाता है, सेल्फ इवैल्यूएट कर पाता है, ठीक है? तो मनुष्य अभ्यास के द्वारा क्या करता है? सीखता है। देखिए आपने हिंदी में एक सुना भी होगा, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, जड़ मत होत सुजान। ठीक है, ये हिंदी की पंक्ति है, ध्यान देना। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। अब ध्यान देना, कोई अभ्यास करता है यानी कि रेगुलर निरंतर अभ्यास के द्वारा क्या जड़ मत होत सुजान। जो जड़ बुद्धि वाला भी क्या है, जड़ मत होत सुजान, वो भी क्या है अच्छे से मतलब सीख जाता है सुजान। तो ये क्या है, एक हिंदी की पंक्ति है, ये बहुत बार एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है कि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। ये जो पंक्ति है अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित है? ठीक है, तो अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित होगी? लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम या सम का नियम? तो अभ्यास आ गया ना, यहाँ पे शब्द से ही आपको पता चल जाएगा, शब्द से आपको पता चल जाएगा। तो इसमें ज्यादा इसका अगर देखा जाए तो अन्य नाम भी है, उपयोग व अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम का दूसरा नाम भी है। इसी नियम का दूसरा नाम है उपयोग व अनुपयोग का नियम। ठीक है, यूज एंड डिसयूज लॉ ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब ध्यान देना यूज और डिसयूज क्या है। भाई आपको अगर अभ्यास ज्यादा करना है, आप ज्यादा अभ्यास कर रहे हो, तो अभ्यास के द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया में क्या होता है, थॉर्नडाइक ने आगे सिद्धांत दिया था, हम सिद्धांतों में पढ़ेंगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो अगर कोई मनुष्य ज्यादा अभ्यास करता है तो उद्दीपन अनुक्रिया में क्या है, जो बंध बनता है वो गहरा होता जाता है। ठीक है, सुदृढ़ बंध बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अधिगम क्या होता है, बहुत जो सीखी हुई जो बात होती है उसमें क्या होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, शुद्धता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सीखना क्या है, यूज, यूज का मतलब उपयोग के नियम के अनुसार, उपयोग के नियम के अनुसार ज़्यादा अभ्यास करते हैं, उपयोग के अनुसार ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो के अनुसार उद्दीपन अनुक्रिया संबंध मजबूत होता है। ठीक है, अब इसको उपयोग व अनुपयोग का नियम बोल दो, चाहे अभ्यास का नियम बोल दो, कि यूज में क्या होगा, अभ्यास ज्यादा होगा, अभ्यास ही तो होगा एक्सरसाइज। तो ज्यादा अगर एक्सरसाइज करोगे तो जो उद्दीपन है और जो अनुक्रिया आप कर रहे हो, मान लो कोई प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न को आप बार बार सोल्व कर रहे हो, तो वो प्रश्न आपके लिए उद्दीपन हो गया, और आप किस तरीके से सोल्व कर रहे हो, वो अनुक्रिया आप किस तरीके से कर रहे हो, उनके बीच में जो संबंध होगा वो क्या होगा, मजबूत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, मजबूत हो जाएगा। जैसे इससे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे लेखन सुधार करना है, लेखन सुधार, अगर राइटिंग में आपको सुधार करना है तो लॉ ऑफ यूज, या फिर बोल सकते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज काम में ली जाती है, या अभ्यास का नियम काम में लिया जाता है। ज्यादा अभ्यास से क्या आपकी लेखनी में सुधार होता है। ठीक है, तो लेखनी में जो सुधार है
अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित है भाई? लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास के नियम के ऊपर आधारित है या श्रम के नियम के ऊपर आधारित है या कला का विकास? कोई कला का विकास करे हो? कला का विकास। अब कला क्या है? पेंटिंग मान लो। भाई पेंटिंग ऐसे तो है नहीं कि कभी पेंटिंग कहीं नहीं जिंदगी में उठा लिया और आप पिकासो बन गए। फर्स्ट टाइम आप पेंटिंग कर रहे हो तो पिकासो बन गए, तो ऐसा तो नहीं है। आपको बहुत टाइम देना होता है, वहाँ पे अभ्यास करना होता है। तो आप अभ्यास करोगे पेंटिंग में, तो पेंटिंग क्या है? कला है, आर्ट है। सिंगिंग क्या है? आर्ट है। डांसिंग क्या है? आर्ट है। ठीक है? इस प्रकार की जो आर्ट्स हैं, कलाएँ हैं, उस उनका विकास भी किसके द्वारा होता है? यूज़ ऑफ एक्शंस। यूज़ ऑफ एक्शंस मतलब अभ्यास के नियम के द्वारा। जितना आप अभ्यास करोगे उसके कारण से क्या होगा? उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य। उद्दीपन क्या होता है? देखो, उद्दीपन अनुक्रिया हालाँकि आगे सिद्धांतों में पढ़ेंगे, लेकिन उद्दीपन क्या होता है? जो अनुक्रिया को प्रेरित करता है, दैट इज़ स्टिमुलस, वो उद्दीपन कहलाता है। और अनुक्रिया क्या होती है? उद्दीपन के अनुसार की गई क्रिया को अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है? सिंपल परिभाषा है इसकी। तो लेखनी सुधार हो गया, कला का विकास हो गया आपका, ठीक है? और आगे जो अ, आदत निर्माण है, ये भी इसमें आता है, आदत निर्माण। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी याद रखना थोड़ा, आगे भी आएगा, आदत निर्माण। हैबिट जो सॉरी हैबिट फॉर्मेशन है, वो भी इसी के अंदर आता है। अब कैसे? अगर कोई क्रिया को आप बार-बार दोहराते हो, मतलब अभ्यास का मतलब किसी क्रिया को अगर बार-बार दोहरा रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब वो क्या आपकी आदत में आ जाएगी। तो आदतों का निर्माण भी अगर अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये आपका सेकंड लॉ हो गया लर्निंग का। अब इसमें है, ध्यान देना, अब अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। यहीं पे समझ लो अनुप्रयोग का है। अभ्यास को मंद कर देना, मंद करना। अगर आप किसी क्रिया के प्रति अनुक्रिया ही नहीं करते, आप धीरे-धीरे उस अनुक्रिया को क्या करते जाते हो? मंद करते जाते हो, छोड़ते जाते हो, तो क्या होगा? धीरे-धीरे उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य जो संबंध है, वो क्या हो जाएगा? टूटता जाएगा, ठीक है? और अंततः वो टूट जाएगा। इसलिए अगर आपको ये भी पूछे, यहाँ पे आदत का निर्माण, तो आदत कैसी हो सकती है? अच्छी आदत। तो ऐसे घुमा के प्रश्न पूछ सकता है आपको कि अच्छी आदत का निर्माण, तो ऑप्शन में अगर उपयोग का नियम देते तो वो उपयोग के नियम में आएगा। और बुरी आदत बुरी आदत को छोड़ना, तो वो कौन सा आएगा? डिसयूज का नियम, अनुपयोग का नियम। तो यहाँ पे आ गया बुरी आदत को छोड़ना। कोई भी बैड हैबिट है, अगर आप उसको छोड़ रहे हो, देन यू शुड यूज द लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ डिसयूज फॉर लर्निंग। सीखने के लिए आपको लॉ ऑफ डिसयूज काम में लेना पड़ेगा, अनुपयोग का नियम की। अनुपयोग का मतलब क्या है? उसको यूज में नहीं लेना पड़ेगा, और यूज में नहीं लोगे तो जो उद्दीपन है और अनुक्रिया उसके मध्य जो संबंध है वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और अंत में टूट जाएगा। तो सेकंड जो लॉ है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। थर्ड जो लॉ है, लॉ ऑफ लर्निंग है, वो है लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम जिसे कहा जाता है, या प्रसन्नता का नियम जिसे कहा जाता है, या संतुष्टि का नियम भी, तो संतुष्टि का नियम भी कहा जा सकता है, संतुष्टि का नियम। ध्यान देना, किसी कार्य को करने के बाद में यदि संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, किसी कार्य को करने के बाद में संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, तो उस कार्य को करना सीख लिया जाता है। उस कार्य को करना क्या? सीख लिया जाता है। हमारा मन करता है उस कार्य को बार बार करने का। ध्यान देना, यही थॉर्नडाइक ने बोला कि लॉ ऑफ इफेक्ट, आप जो कार्य कर रहे हो आपके ऊपर आपको कितना प्रभावित कर रहा है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या है? आप जो कार्य कर रहे हो
आप जो सीख रहे हो आपको कितना प्रभावित कर रहा है। अगर वो आपको संतुष्टि दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, आपको कितना प्रभावित सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है कि नकारात्मक, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। और प्रसन्नता, अगर आपको प्रसन्नता दे रहा है कि दुःख दे रहा है, ठीक है? या संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो किसी कार्य को करने के बाद में यदि संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उस कार्य को करना सीख लिया जाता है। अगर किसी कार्य का प्रभाव सकारात्मक होता है, तो उस कार्य को करना सीख लिया जाता है। अगर किसी कार्य को करने से प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो उस कार्य को करना सीख लिया जाता है। अगर किसी कार्य को करने से दुःख प्राप्त होता है, तो उस कार्य को करना नहीं सीखा जाता है। उसको धीरे-धीरे क्या है, उस कार्य को करना छोड़ दिया जाता है। अगर किसी कार्य को करने से जो प्रभाव है वो नकारात्मक पड़ता है, तो उस कार्य को छोड़ दिया जाता है। तो ये तीसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का नियम, ठीक है? तो ध्यान देना, अगर देखा जाए इसमें कि जो प्रभाव का नियम है, इसमें क्या-क्या एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको पूछा जाता है? अभिवृत्ति व मनोवृत्ति का विकास करना। अभिवृत्ति व मनोवृत्ति का विकास करना। अब ध्यान देना, विकास करना या विकास होना एक ही बात है। अगर किसी व्यक्ति की जो अभिवृत्ति है या मनोवृत्ति, मन की जो स्थिति है या द वे ऑफ डूइंग समथिंग है, मतलब कुछ कार्य करने का जो तरीका है, दैट इज अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति व मनोवृत्ति का जो विकास है, वो अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित है? वो अधिगम के प्रभाव के नियम के ऊपर आधारित है, ठीक है? अभिवृत्ति किसी व्यक्ति की, ऐसे ही याद रख लो, किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कैसी बन जाती है? और वैसी ही बन जाती है जिससे वो प्रभावित होता है, तो प्रभाव का नियम होगा। वैसी ही बन जाती है यदि उसको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, ठीक है? यदि उसको संतुष्टि प्राप्त हो रही है, समझ में आ गया? तो किसी व्यक्ति में मनोवृत्ति अभिवृत्ति व मनोवृत्ति का जो विकास है, वो अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित है? लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर आधारित है। दूसरा, क्रोध व ईर्ष्या के संवेग को दूर करना। अगर किसी अधिगमकर्ता में आपको क्रोध की भावना है, मान लो, तो किसी व्यक्ति में अगर क्रोध ज़्यादा है या किसी के प्रति ईर्ष्या है, ठीक है? जेलसी और एंगर होता है ना, ये संवेग होता है ना? तो इन संवेगों को धीरे-धीरे दूर किया जाता है, किसके प्रभाव के नियम से, या प्रसन्नता के नियम से, या फिर संतुष्टि के नियम से। कैसे? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मान लो किसी को क्रोध आ रहा है, तो उसको इस प्रकार क्रोध आ रहा है तो वैसा ही किया जाए, या उसको थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन पूरा नहीं किया जाए उसके अकॉर्डिंग। तो वो धीरे-धीरे क्या, क्रोध की भावना को छोड़ता जाएगा और अंततः वो क्या, क्रोध को छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई क्रोध कर रहा है और लठ लेके खड़े हो गए सामने, हाँ आजा, तो ऐसे तो वो क्रोध छोड़ेगा नहीं। तो क्रोध इंसान कैसे छोड़ता है कि मान लो किसी बात पे किसी को क्रोध आ रहा है, तो थोड़ा उसकी सुनो और थोड़ा सुनो, थोड़ा उसके मनोदशा के अकॉर्डिंग आप कार्य कर दो और बाकी अपने अनुसार कर लो। तो वो उसको क्या करेगा, वो चीज़ उसको क्या देगी, प्रसन्नता देगी। तो उसका क्या है, जो क्रोध है वो धीरे-धीरे क्या होगा, कम होगा। अगर ईर्ष्या है, तो ऐसे ही ईर्ष्या धीरे-धीरे क्या हो जाएगी उसकी, कम होती जाएगी और धीरे-धीरे इस तरीके से क्रोध व ईर्ष्या वो छोड़ देगा। तो क्रोध व ईर्ष्या के संवेग को दूर करने के लिए अधिगम का कौन-सा नियम काम में लिया जाता है? लॉ ऑफ इफेक्ट काम में लिया जाता है भई, ठीक है? एक है समस्या समाधान व एक कदाचारी। बच्चों को कदाचारी बच्चों को
समझाने में या कदाचारी जो बच्चे हैं उनके व्यवहार में सुधार करने में, समझाने में एक ही बात है। कदाचारी जो बच्चे हैं इनके व्यवहार में सुधार करने के लिए यही कौन सा नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट काम में लिया जाता है। ध्यान देना, समस्या समाधान या समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है तो समस्या का समाधान करना है भाई, या समस्या का समाधान तो एक अलग है, बात है, वो सिद्धांतों के ऊपर है। समस्या ग्रस्त कोई विषय वस्तु है उसको समझाने में, या समस्याग्रस्त विषय वस्तु मान लो, समस्याग्रस्त बच्चे मान लो, यहाँ समस्याग्रस्त बच्चे व कदाचारी बच्चों को समझाने या उनके व्यवहार में सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कौन सा नियम काम में लेंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट काम में लेते हैं। क्योंकि समस्या को सुलझाने में तो कई प्रकार के सिद्धांत भी काम में लेते हैं, हालांकि अ, अन्य गौण नियम भी काम में लेते हैं समस्या के समाधान के लिए। कोई विशेष समस्या का समाधान अनेक प्रकार का हो सकता है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर जो नियम है वो ही काम में नहीं ले जा सकता है। अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उनमें गौण नियम भी काम में आते हैं। तो समस्याग्रस्त बच्चे व कदाचारी बच्चों को समझाने में कौन सा नियम काम में लिया जाता है भाई, लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम या प्रसन्नता का व दुख का नियम काम में लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं गौण नियमों में। तो जो गौण नियम है वो कितने हैं भाई, सॉरी, 5 नियम है। 3 नियम मुख्य नियम और 5 है गौण नियम। तो 5 नियमों की चर्चा करेंगे अभी। हमने पढ़ लिए थॉर्नडाइक के मुख्य नियम जो कि 3 थे। फर्स्ट कौन सा था, लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड वन लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीनों के तीनों हमने पढ़ लिए, और किस तरीके से अधिगमकर्ता में कैसे हेल्पफुल है वो नियम, वो भी मैंने आपको बता दिए, और कैसे भी आपको घुमा फिरा के वहां पे प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ पे आपको समझने की बातें थी। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं अधिगम के गौण नियम। अब थॉर्नडाइक ने गौण नियम कितने दिए, 5 दिए। ठीक है, तो पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब ध्यान देना, हमें कुछ सीखना है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं। किसी क्रिया के प्रति हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं। कोई नई क्रिया सामने आ रही है और उसको रेस्पॉन्ड करते हैं हम अनेक प्रकार से। तो हम क्या है, बहु प्रतिक्रियाएं करते हुए अंततः क्या सीख जाते हैं। तो बहुत अनेक क्रियाओं के द्वारा, अनेक प्रतिक्रियाओं के द्वारा को करते हुए सीख जाना, सीख जाना क्या कहलाता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अनेक क्रियाओं को करते हुए अंततः क्या सीख जाना क्या कहलाता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अब इसमें ध्यान देना, आगे हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो उछल कूद करते हुए, जैसे एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को, ध्यान देना, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये पिंजरा है भाई, और इसके अंदर बिल्ली है, ये बिल्ली है। अब देखो ऐसे बनाना आ रहा है मेरे को, और यहाँ पे लीवर है। अब भूखी बिल्ली को पिंजरे में रख दिया, ये तो है पिंजरा, और ये क्या है, बिल्ली। ठीक है, हंग्री कैट इनसाइड द केज। ठीक है, भूखी बिल्ली क्या है, पिंजरे के अंदर। अब पिंजरे में रख दिया, बाहर यहाँ पे लीवर है जिससे गेट खुल सकता है इसका। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्लेट में यहाँ पे भोजन रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, भोजन। अब ध्यान देना, भोजन को देख के क्या होगा भाई, भोजन क्या उद्दीपन है, इसको भूख लग रही है ऑलरेडी, बिल्ली को भूख लग रही है, भोजन को देखेगी तो क्या करेगी, वही है, क्या होगा, भोजन की ऊर्जा की कमी है इसमें, ऊर्जा की से आवश्यकता पैदा होगी,
ठीक है। और ड्राइव पैदा क्या हो रहा है भाई, भूख लग रही है इसको, और भूख के कारण से क्या है, इसका इंसेंटिव या भोजन मतलब इसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगी, प्राप्त करने के लिए बिल्ली को पता नहीं तो इधर उधर उछल कूद करेगी, पहले इधर कूदी, एक क्रिया इधर की, एक क्रिया इधर की, एक ऊपर चढ़ गई, कभी इधर की, कभी इधर की, कभी इधर की। फिर अंततः क्या है, इसका पैर इस लीवर के ऊपर मतलब खोलने वाले बटन के ऊपर लग जाता है, और दरवाजा खुल गया और अंततः इसको भोजन मिल गया। तो यही है, यही नियम क्या है, ये गौण नियम है सीखने का। गौण नियम क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसका मतलब क्या, अनेक प्रतिक्रियाओं को करते हुए सीख जाना, अनेक प्रतिक्रियाओं को करते हुए सीख जाना। उदाहरण के लिए बिल्ली का बिल्ली का पिंजरे से निकलना। अब ध्यान देना, ऐसे ही नहीं कि इसने सीख लिया, वो अंततः कैसे सीखी, एक बार बहुत सारी क्रियाएं कर ली, भोजन मिल गया, दोबारा इसको रखा, तो मान लो इसने 50 बार उछल कूद की, दोबारा 40 बार ही करेगी, फिर 30 बार, लास्ट में इसको पता चल जाएगा यही कुछ ना कुछ जुगाड़ यार दबा ले यहीं पे सीधा इसको, अंततः ये समझ में आ जाएगा यहाँ ही कुछ जुगाड़ है, उसको दबा ले, मतलब जो लीवर है उसको दबाने की पहले ही दिमाग में आ जाएगी और अंततः ये सीख जाएगी। इस तरीके से सीखना होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स में। तो बिल्ली का पिंजरे से निकलना अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित है, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया के नियम के ऊपर आधारित है। दूसरा नियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी जटिल विषय वस्तु को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये नियम क्या बोलता है, सरलता से जटिलता की ओर जाना। ये नियम क्या बोलता है कि अगर आपको कोई नई विषय वस्तु सीखनी है, जटिल है या कैसी भी है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, पहले टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा सीखा, फिर तीसरा, इस तरीके से आप अंततः संपूर्ण जो भी है आपको जो सीखना आप सीख जाते हो उसके बारे में। तो पार्शियल का मतलब क्या है, आंशिक क्रिया का नियम, टुकड़ों में क्रिया करना, टुकड़ों में क्रिया। ठीक है, इस तरीके से तो लॉ ऑफ पार्शियल पार्शियल एक्टिविटी क्या बोलती है, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखना, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखना। विषय वस्तु को क्या करना भाई, छोटे छोटे भागों में बांटकर सीखना, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी के अंदर आता है। या फिर आप बोल सकते हो इसको कि ये एग्जाम्पल के रूप में है कि आपको ऐसे पूछ ले, अगर कोई अधिगम करता विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अधिगम करता है, तो अधिगम के कौन से नियम के आधार पर अधिगम कर रहा है, तो वो कौन सा नियम है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, या उसको बोल सकते हैं आंशिक क्रिया का नियम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसको अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर बढ़ना। अगर आप सीखने की प्रक्रिया में अंश से पूर्ण की ओर बढ़ रहे हो, इसका मतलब आप कौन से नियम के आधार पे अधिगम कर रहे हो, लॉ ऑफ मल्टीपल सॉरी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये 5 नियम थे, 2 हो गए, आगे 3 नियम और पढ़ते हैं। जो थर्ड लॉ है या तीसरा जो नियम है गौण नियमों में, वो कौन सा है, लॉ ऑफ एटीट्यूड या मनोवृत्ति का नियम। अब इसमें सीधी सी बात है, सीखना मन की वृत्ति के ऊपर आधारित है। सीखना क्या है, मन की वृत्ति पर आधारित होता है। ये नियम क्या बोलता है भाई,
ये अधिगम का ये नियम बताता है कि जो सीखना होता है, लर्निंग होती है, वो मन की वृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। अब मन की वृत्ति क्या है? अगर सकारात्मक है तो सीख सकते हो, मन की वृत्ति सकारात्मक है तो लर्निंग हो जाएगी, और नकारात्मक है तो मंदित हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है? तो ये नियम यही बोलता है कि सीखना क्या है? मन की वृत्ति के ऊपर आधारित है। चौथा नियम है इसका आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम या लॉ ऑफ असेमिलेशन बोलते हैं इसको। चौथा है, सॉरी, असिमिलेशन। ठीक है? फोर्थ लॉ ऑफ लर्निंग क्या है गौण नियमों में? ठीक है? तो आत्मीकरण का जो नियम है, लॉ ऑफ असिमिलेशन, क्या बोलता है? कोई भी व्यक्ति कैसे सीख सकता है? कोई भी व्यक्ति पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीख सकता है। पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके सीखना। आपको ऐसे पूछ ले, किसी व्यक्ति को मान लो अल्फाबेट आते हैं, एबीसीडी आती है, ठीक है? अब उसको वर्ड फॉर्मिंग बताया जाए, कोई शब्द बनाना बताया जाए, तो वो आसानी से सीख सकता है। कैसे? क्योंकि उसने पहले से ज्ञान लिया हुआ किसके बारे में? अल्फाबेट, शब्दावली के बारे में। जो अल्फाबेट है, अक्षरों के बारे में उनको नॉलेज अच्छा, तो नॉलेज लिया हुआ है, इसका मतलब उसको पूर्व ज्ञान है, उससे संबंध स्थापित करेगा और सीख लेगा। तो कोई भी मनुष्य नई जो क्रियाएं कैसे सीखता है? पूरे पूर्व जो ज्ञान होता है, जो एग्जिस्टेड जो नॉलेज होता है उसके अंदर, उससे रिलेट करके इजीली सीख पाता है। तो ध्यान देना, ये नियम क्या बताता है? आत्मीकरण का नियम पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करके कोई भी मनुष्य आसानी से सीख लेता है। तो ये नियम क्या है? आत्मीकरण का नियम है। तो आपको कैसे भी यहाँ पे घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, ये समझने की बात है। किसी व्यक्ति को मान लो पाड़े आते हैं और आगे की क्रिया के बारे में तो घुमा के आपको प्रश्न पूछ लेगा ऐसा। तो साइकोलॉजी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो शब्द हैं या जो साइकोलॉजी में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, उनके अर्थ को गहनता से समझना होता है। बाकी आपको वहाँ प्रश्न करते हुए आप आसानी से वो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती अगर आप में समझदारी अच्छी है तो। तो आत्मीकरण मतलब असिमिलेशन, आप किसी चीज को असिमिलेट कब कर पाओगे? जब पूर्व ज्ञान होगा उसके बारे में, तभी तो आप असिमिलेट, पहले से आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होगा तभी तो आप उसको आत्मीकरण आत्मसात कर पाओगे। तो यही है, पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना करके सीखना आत्मीकरण का नियम कहलाता है। ठीक है? अब आगे है, फिफ्थ नियम है लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। फिफ्थ नियम क्या है? लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग बोल दो, इसको बोल सकते हैं साचर्य परिवर्तन का नियम। साचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है? इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी। तो गौण नियमों में फिफ्थ नियम की बात चर्चा चल रही थी। फिफ्थ नियम है लॉ ऑफ एसोसिएशन एसोसिएटिव सिस्टम बोल दो या एसोसिएशन शिफ्टिंग बोल दो, जिसे बोला जाता है साचर्य परिवर्तन का नियम। अब ध्यान देना, साचर्य क्या होता है? कोई व्यक्ति, ध्यान देना, किसी परिस्थिति में सीखे हुए व्यवहार को उसी के उसी के समान दूसरी परिस्थिति में लागू करना। परिस्थिति में लागू करना।
लागू करना क्या कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। यानी कि आप किसी सिचुएशन में कोई व्यवहार सीख गए, मतलब आपने पहले सीख लिया और उसी के समान कोई अन्य परिस्थिति आ गई और आप वैसा का वैसा जो पहले सीखा था, वैसा का वैसा अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हो वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? वो साहचर्य परिवर्तन का नियम है। साहचर्य परिवर्तन का नियम है। जैसे उदाहरण के रूप में ध्यान देना, साहचर्य परिवर्तन क्या? पहले एसोसिएट हो, जुड़े हुए हो आप उस कोई परिस्थिति से आप पहले से क्या हो? जुड़े हुए हो, ठीक है? जुड़े हुए हो। अब जुड़ी हुई परिस्थिति में आप जैसा व्यवहार पहले आप सीख चुके हो, उसी के समान कोई दूसरी परिस्थिति आ गई, तो आपने भाँप लिया कि जैसे पहले परिस्थिति थी, वैसे ही ये परिस्थिति है, तो आप पहले जो व्यवहार किए हो, उसी व्यवहार को वापस दोहराना शुरू कर देते हो वहाँ पे। यही क्या कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। जैसे मैं बताऊँ, कोई इंसान है, जैसे किसी कोई प्रेमी किसी प्रेमिका से प्यार करता है या कोई प्रेमिका किसी प्रेमी से प्यार करती है मान लो, और वो बिछड़ जाते हैं और बिछड़ने के बाद में क्या करते हैं, प्यार करना तो वो जानते हो और बिछड़ गए, बिछड़ने के बाद में वो क्या करते हैं, प्रेमी या प्रेमिका अपने मतलब जहाँ कहीं पे भी होते हैं, तो प्रेमी या प्रेमिका यानी प्रेमिका प्रेमी की फ़ोटो देखती है और प्रेमी प्रेमिका की फ़ोटो देख के क्या है, वैसा का वैसा ही प्यार अनुभव करे, या फिर प्रेमी या प्रेमिका फ़ोटो देख के रोना प्रारंभ कर दे। तो ये सारा का सारा क्या है? साहचर्य परिवर्तन का नियम ही है। तो ये क्या है भई? साहचर्य परिवर्तन का नियम है, ध्यान देना। किसी प्रेमी की प्रेमिका प्रेमिका से बिछड़ने पर बिछड़ने बिछड़ने पर उसकी फ़ोटो देखकर रोना प्रारंभ कर देना। उसकी फ़ोटो देखकर रोना प्रारंभ कर देना, ठीक है? तो कोई प्रेमी है, वो प्रेमिका से जुड़ा हुआ है। पहले क्या था? एसोसिएशन था। कोई प्रेमी प्रेमिका से जुड़ा हुआ है, उनके बीच में प्यार था, अच्छी एसोसिएशन थी। अब क्या हुआ? उनका बिछुड़ना हो गया। अब क्या जो एसोसिएशन है, वो शिफ्टिंग हो जाएगी। कैसे? इसको समझो। ये लवर है भई, इसकी सॉरी, ये मेल लवर है और ये फीमेल लवर है। अब इनके बीच में क्या था? एसोसिएशन था, मतलब बॉन्डिंग थी। अब मेल लवर और फीमेल लवर के बीच में क्या थी भई? बॉन्डिंग थी। एक-दूसरे से प्यार करते थे, अच्छी एसोसिएशन थी, ठीक है? अब ध्यान देना, कोई आया अमरीश पुरी, मतलब अमरीश पुरी तो चले गए, लेकिन ध्यान देना कोई भी तीसरा आया और इनके बीच में क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया, टूट गए, बिछड़ गए एक-दूसरे। अब बिछड़ने के बाद में ये पुरुष क्या करेगा? इसकी जो फीमेल लवर है, मतलब इसकी जो फीमेल लवर है, फीमेल लवर की फ़ोटो है, इसको देखेगा। ये है फीमेल है, ये मेल लवर की फ़ोटो देखेगी, ठीक है? अब ध्यान देना, अब जो बॉन्ड मेल लवर और फीमेल लवर में जो बॉन्ड था, एसोसिएशन था, वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे? अभी इनका मिलना तो हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो ये तो मिल नहीं पा रहे। तो ये क्या करेगा? मेल लवर फीमेल लवर की फ़ोटो देखेगा और जो प्यार फीमेल के प्रति था, उसी प्यार को यहाँ शिफ्ट कर देगा ये। तो ये क्या कर देगा? इसके साथ एसोसिएशन कर लेगा, इसके साथ मेल लवर फीमेल लवर की फ़ोटो के साथ, और फीमेल लवर मेल लवर की फ़ोटो के साथ क्या कर लेंगे? एसोसिएशन कर लेंगे। तो जो एसोसिएशन था पहले मेल लवर और फीमेल जो लवर थे, जो सच में थे, उनके बीच में जो एसोसिएशन या बॉन्डिंग थी, वो शिफ्ट हो गई उनकी फ़ोटो के ऊपर। यही क्या कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। अब समझ में आ गया, आप चाहे कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछ ले आपको,
कि किसी स्त्री के बेटे का मान लो मर गया कोई भी, दुर्घटनावश कैसे भी मतलब खत्म हो गया कोई इंसान, किसी का बेटा खत्म हो गया और वो उसकी फ़ोटो को देख के क्या है, रोने लग जाती है। तो ध्यान देना जो बॉन्डिंग क्या थी अपने बेटे के साथ थी या कोई भी मदर है उसका बेटा चला जाता है मान लो संसार छोड़ के और वो उसकी फ़ोटो के सामने खड़ी होके बातचीत करती है। तो बताओ वो भी क्या है? साचर्य परिवर्तन का नियम ही है। ये लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग ही है। कैसे है? कि वो पहले अपने बेटे से बातचीत करती थी, वो चला गया। अब जो बॉन्डिंग उनके बीच में थी, उसने शिफ्ट कहाँ कर दी? उसकी फ़ोटो के साथ कर दी। ये। तो ये आपके कंप्लीट हो गए 5 गौण नियम और ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो कितने पढ़ लिए अपन ने? 3 तो मुख्य नियम और 5 गौण नियम। इन्हीं में घूम फिर के, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, ये कंप्लीट हो गया। अब 4 उपनियम हैं, जो कि यहाँ सिर्फ़ शब्दावली से आप समझ सकते हो कि अधिगम के 4 उपनियम भी हैं, इनको भी देख लो। नवीनता के नियम, तो नवीनता का नियम क्या है? कोई भी व्यक्ति नवीन जो ज्ञान होता है, नया, उसने कभी ज़िंदगी में वैसा अनुभव ही नहीं किया और नई चीज़ उसके सामने आ रही है, तो उसको जल्दी सीख पाता है। मतलब बनिस्पत अन्य बातों का जिसका थोड़ा बहुत आभास उसको पहले है, उस दर से ज़्यादा दर से उस चीज़ को सीख पाता है जो कि नई है, तो नवीनता का नियम है। तो नवीनता का नियम क्या कहलाता है? नई चीज़ों को जल्दी सीखना। प्राथमिकता का नियम क्या है? प्राथमिकता का नियम है पहला प्रभाव स्थायी होता है, ठीक है? प्राथमिकता का नियम क्या है? फर्स्ट फर्स्ट जो इफेक्ट होता है इज अ लास्ट इफेक्ट। ऐसे मान लो फर्स्ट इफेक्ट इज अ लास्ट इफेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। प्रिमिटिव इफेक्ट मान लो इसको। शुरुआत में कोई व्यक्ति सामने आता है किस तरीके से है, कैसी पर्सनैलिटी है और उसका है, तो वो जो छवि होती है ना, वो इंसान की आँखों में बस जाती है, इस तरीके से ही है, तो वो सीख पाता है। तो सीखने में भी क्या है, जो पहला जो प्रभाव होता है, वो ही वही क्या करता है, सीखने में भूमिका अदा करता है। जैसे कोई टीचर है, अच्छा पढ़ा रहा है क्लास में और उसका मान लो बच्चे के ऊपर अच्छा सकारात्मक अच्छा प्रभाव पड़ गया फर्स्ट इंप्रेशन है, तो वो बच्चा क्या है उस सब्जेक्ट में धीरे-धीरे क्या करता है, ग्रोथ करने लग जाता है। यही है प्राथमिकता का नियम। संबंधता का नियम देखो, संबंधता का नियम क्या है भई? लॉ ऑफ बॉन्डिंग बोल सकते हैं कि हम संबंधों को जल्दी सीख लेते हैं। तो ये सीधा है, रिलेशनशिप जो भी जिस चीज़ को हम रिलेट कर पाते हैं, यानी संबंधता का नियम क्या होता है, हम संबंधों को जल्दी सीख पाते हैं या हम संबंधों के माध्यम से जल्दी सीख पाते हैं। किसी भी विषय वस्तु को अगर हम रिलेट करके पढ़ते हैं, तो हम आसानी से उसको सीख पाते हैं। रिलेट करके सीखना। एक विषय वस्तु को मान लो किसी विषय वस्तु को हम दूसरी विषय वस्तु से रिलेट करके पढ़ते हैं, जो कि हमें आसानी से पहले सीखी हुई है, तो वो है संबंधता का नियम। ठीक है? तो ये भी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये उपनियम है। वैसे आपको पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए? 8 दिए थे टोटल, ठीक है? 3 तो मुख्य नियम, 5 गौण नियम और ये हैं 4 उपनियम। तो चौथा है उत्तेजक की तीव्रता का नियम। उत्तेजक की तीव्रता का नियम क्या है? कि भई उत्तेजक जितना तीव्र होगा, उसकी उस उत्तेजक की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज़ गति से होगी। ठीक है? तो ये भी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उत्तेजक को तीव्र कैसे किया जाए? तो उत्तेजक